उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाकों में बसा एक गांव। नक्शे पर तो एक साधारण सा गांव था, लेकिन स्थानीय लोगों की जुबान पर ये मौत और सन्नाटे का दूसरा नाम था। चारों तरफ फैले खेत, जिनके बीच से गुजरती संकरी पगडंडियां और शाम ढलते ही छा जाने वाला गाढ़ा कोहरा। ये जगह किसी भी जिंदा दिल इंसान की रूह को कपाने के लिए काफी थी। गांव के लोग शाम ढलने के बाद अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। वजह थी छलावा। कहा जाता था कि ये कोई साधारण सा भूत या प्रेत नहीं था, ये एक ऐसी बहुरूपिया ताकत थी जो इंसानों की आवाज, उनके चेहरे और उनकी आदतों की नकल करती थी। जो कोई भी रात के वक्त खेत की तरफ अकेला निकल जाता, उसे अपने किसी की पुकार सुनाई देती। वो उस आवाज के पीछे पीछे चलता और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता, तब तक छलावा उसकी सांसें खींच चुका होता था। विवान इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए गांव आया था। उसे लगता था कि ये सब ग्रामीण इलाकों का भ्रम और डर है, जिसे वो अपनी रिपोर्टिंग में बेनकाब कर देगा। लेकिन उसे क्या पता था कि छलावा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जिंदा अभिशाप है। एक उमस भरी शाम थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और हवा में एक अजीब सी भारीपन था। विवान अपनी पुरानी जीप लेकर गांव की सीमा पर पहुंचा। कीचड़ भरे रास्ते और दोनों तरफ सिर उठाए खड़े सन्नाटे में डूबे खेत, वातावरण बेहद डरावना था। गांव के एकमात्र चाय के टप्पर पर पहुंचकर विवान ने गाड़ी रोकी। वहां एक बूढ़ा शख्स सुबोध था। नमस्ते ताऊ, इस गांव में मास्टर का घर कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। सुबोध ने चाय का गिलास रखा। उसकी आंखें विवान के चेहरे पर टिकी। बाबू, मास्टर का घर इस गांव के आखिरी छोर पर है, खेत के ठीक किनारे। लेकिन इस वक्त वहां जाना मतलब मौत को आवाज देने जैसा है। मौत? अरे ताऊ जी, मैं पत्रकार हूँ। इन भूतों और छलावों की कहानियों से मेरा कई बार पाला पड़ चुका है। बेटा, जब अपनी ही मरी हुई माँ की आवाज खेत से तुझे पुकारेगी और कहेगी, बेटा मुझे ठंड लग रही है, तब तुझे समझ आएगा कि छलावा क्या होता है। कल ही गांव की एक लड़की की लाश मिली है। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने अंदर का सारा खून चूस लिया हो और आंखें खुली की खुली रह गई थी। विवान के माथे पर हल्की सी शिकन आई, लेकिन उसने बात टाल दी। उसने मास्टर का पता पूछा और अपनी जीप आगे बढ़ा दी। रात हो चुकी थी। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। विवान की जीप की हेडलाइट्स का पीला प्रकाश सिर्फ कुछ फीट आगे तक का रास्ता दिखा रहा था। आखिरकार वो मास्टर के घर के बाहर पहुंच ही गया। घर पुराना, खस्ता हाल और चारों तरफ से जंगली घास से घिरा हुआ था। मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। विवान ने अपनी टॉर्च चलाई और आसपास देखने लगा। तभी उसे घर के पिछले हिस्से से किसी की आहट सुनाई दी। विवान ने टॉर्च की रोशनी पीछे की तरफ डाली। कोई नहीं था, सिर्फ हवा के झोंके से पत्ते सरसरा रहे थे। तभी विवान के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सुबोध ताऊ का नाम फ्लैश हो रहा था। विवान ने कॉल रिसीव की। हाँ ताऊ, बोलिए। फोन की दूसरी तरफ से सुबोध की आवाज आई, बहुत ही डरी हुई और हड़बड़ाई हुई। बाबू, तू कहाँ इस वक्त? तू मास्टर के घर पहुंच गया है क्या? सुन मेरी बात, तू तुरंत लौटकर वापस आ जा, तुरंत। अरे क्यों ताऊ, क्या हो गया? तू जिसके साथ बात कर रहा है वो मैं नहीं हूँ। मैं तो अभी गांव के मंदिर के पास बैठा हूँ। तू किसके साथ है वहां पर? विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धीरे से फोन को कान से हटाया। फोन की स्क्रीन पर कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, लेकिन फोन के स्पीकर से अभी भी वही आवाज आ रही थी। बेटा विवान, तू इतनी जल्दी में क्यों है? अंदर आना, ठंड बहुत है। विवान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी जीप की तरफ की। जीप की खिड़की के पास एक साया खड़ा था। एक ऐसा साया जो दिखने में बिल्कुल विवान जैसा था, पर डरावना। उसके हाथ इंसानों जैसे थे, पर उंगलियां मुड़ी हुई थी। विवान पीछे हटा। उसका पैर एक पुरानी ईंट पर पड़ा और वो जमीन पर गिर गया। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। साया हूबहू विवान जैसा दिख रहा था। उसके कपड़े
उसके बाद नकली विवान ने मुस्कुराया। कैसा लगा मेरा रूप विवान? तू सच खोजने आया था ना? अब तू यहीं रहेगा हमेशा के लिए। विवान ने घबराकर अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और फायर कर दिया, लेकिन गोली उस साया के आर पार निकल गई। साया गायब हो गया और हवा में एक तेज चुभने वाली हंसी गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ हंस रहे हो। विवान पूरी तरह से कांप रहा था। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी जीप स्टार्ट की और गाड़ी को पूरी रफ्तार से गांव के मुख्य रास्ते की तरफ भगा दिया। जीप के पहिए कीचड़ में फिसल रहे थे और खेत के दोनों किनारों में ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों हाथ उसे खींचने के लिए बाहर आ रहे हो। आधी रात को विवान हांफते हुए सुबोध ताऊ के घर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। विवान ने जोर जोर से दरवाजा पीटा। ताऊ, ताऊ दरवाजा खोलो, मैं विवान हूं। दरवाजा खुला। सामने सुबोध और गांव की बुजुर्ग दादा खड़े थे। उनकी आंखें सफेद थी, वो देख नहीं सकते थे। सुबोध ने विवान को अंदर खींचा और तुरंत दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। बाबू, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मत जाइए उधर। दादा ने अपनी कांपती हुई उंगली विवान की तरफ उठाई। बेटा, तू बचकर आ गया, ये इस गांव का सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन तू उस बला को अपने साथ ले आया है बेटा। वो था क्या ताऊ? वो तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखता था। ऐसा कैसे हो सकता है? 50 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था, कपालीनाथ। वो अमर होने की काला जादू साधना कर रहा था। जब गांव वालों को उसकी करतूत का पता चला तो गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया और किसी से भी बात करना बंद करवा दिया था। अब गांव में कोई भी उस तांत्रिक को दान नहीं देता था, जिससे कपालीनाथ की हालत धीरे धीरे बहुत ही खराब हो गई। पर मरने से पहले कपालीनाथ ने एक श्राप दिया था। मेरा शरीर जा रहा है पर मेरी आत्मा नहीं। मैं इस गांव की मिट्टी में ऐसा छलावा बनकर रहूंगा जो हर इंसान की शक्ल ले लेगा, और जो मेरे सामने डरेगा वो मेरा नया शरीर बनेगा। बेटा, तब से लेकर आज तक जो भी उस खेत के पास जाता है, छलावा उसकी परछाई चुरा लेता है। विवान का शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। तो इस श्राप को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है क्या? रास्ता है, लेकिन बहुत खतरनाक है। तुझे उसी खेत के बीच बने पुराने हवन कुंड तक जाना होगा, जहाँ कपालीनाथ ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। वहां जाकर तुझे अपने खून की एक बूंद उस जली हुई राख पर गिरानी होगी और अपनी परछाई को खुद से अलग करना होगा। अगर तू डर गया तो तेरी रूह हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएगी बेटा। सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। आसमान में अमावस की गहरी काली चादर तनी हुई थी। विवान ने तय कर लिया कि वो इस डर के साए में और नहीं जी सकता। या तो वो इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, या खुद इसी मिट्टी में दफन हो जाएगा। सुबोध और दादा ने उसे एक प्राचीन लोहे का त्रिशूल और एक मुट्ठी अभिमंत्रित राख दी। विवान अकेला पैदल ही उस वीरान रास्ते पर चल पड़ा। खेत हवा के झोंके से हिल रहे थे। खेतों के बीच से अजीब अजीब चीखें और रोने की आवाजें आ रही थी, कभी किसी बच्चे की तो कभी किसी औरत की। विवान ने अपने कान बंद कर लिए। उसने खुद से कहा, ये सब मेरा भ्रम है, ये मेरा डर है, असली कुछ भी नहीं है। हाँ, असली कुछ भी नहीं है। चलते चलते वो आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया जहां जमीन का एक हिस्सा पूरी तरह काला और बंजर था। वहां बीचों बीच एक पुराना हवन कुंड था, जिसके चारों ओर इंसानी हड्डियों के अवशेष बिखरे पड़े थे। हवन कुंड के पास पहुंचते ही हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि विवान की सांसें रुकने लगी। उसके बाल और कपड़े उड़ने लगे। उसका जमीन पर ठीक से खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। तभी हवन कुंड की राख के ऊपर एक धुंधली परछाई उठ खड़ी हुई। वो परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। पहले वो एक डरावना काला साया थी, फिर धीरे धीरे उसने एक विशाल विकृत चेहरे का रूप ले लिया। वो तांत्रिक कपालीनाथ का छलावा था।
तू आ गया विवान। मेरी भूख मिटाने के लिए एक नया शरीर खुद चल कर आया है। डर ने उसे अंदर से जकड़ लिया था। छलावा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास आ रहा था, विवान की परछाई जमीन पर अजीब तरह से तड़पने लगी, मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींची जा रही हो। विवान जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी उसे दादा की बात याद आ गई। अगर तू डर गया तो तेरी रूह हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएगी बेटा। विवान ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उसने अपने हाथ की हथेली पर त्रिशूल का नुकीला सिरा चुभा दिया। खून की बूंदें तेजी से टपकने लगी। विवान ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए खून से सना हाथ उस हवन कुंड की जली हुई राख पर पटक दिया और जोर से चीखा, मैं तुझसे नहीं डरता। तेरा खेल अब खत्म हो चुका है। जैसे ही विवान का खून उस राख पर गिरा, एक तेज नीली रोशनी आसमान की तरफ फटी। हवन कुंड से एक भयानक चीख गूंजी। एक ऐसी चीख जिसे सुनकर आसपास के सारे खेत एक साथ कांप उठे। कपालीनाथ का वो मायावी साया हवा में धुएं की तरह बिखरने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। हवा का भारीपन गायब हो गया। आसमान में पूरब की तरफ हल्की सी लालिमा छाने लगी। सूरज उगने ही वाला था। विवान जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। खेत अब शांत थे। उनकी पत्तियां सामान्य रूप से हिल रही थी। कुछ देर बाद सुबोध ताऊ और गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने विवान को उठाया। अरे बाबू, तू जीवित है? और वो बला, वो छलावा? ताऊ, अब इस गांव में कोई छलावा नहीं आएगा। डर खत्म हो गया है। विवान ने गांव की इस घटना पर एक लंबी और सनसनीखेज रिपोर्ट लिखी, जिसमें उसने छलावा के उस खौफनाक सच को बयां किया, जिसे दुनिया सिर्फ एक अंधविश्वास समझती आ रही थी। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। अब वे शाम ढलने के बाद भी अपने घरों के बाहर चैन से बैठ सकते थे। लेकिन आज भी जब कभी गांव के खेतों से तेज हवा गुजरती है तो बुजुर्ग लोग चेतावनी देते हुए कहते हैं, रात के वक्त खेतों की तरफ मत देखना, क्योंकि कभी कभी परछाइयां अंधेरे से बाहर निकल आती है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।